स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 6 मार्च 2024 को हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो 6 मार्च 2024 इतिहास का एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है और इस पेपर को आज हम सोल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। इसके एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 6 मार्च में पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आज का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 100% ऐसा ही पेपर आपका आएगा 6 मार्च 2024 को। यहाँ पर देखिए क्लास 12 इतिहास 2024 पेपर कोड भी देख सकते हैं 954 AR। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, नाम यहाँ पर रहेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, ये आप देख सकते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट, सभी के लिए वही समय निर्धारित है 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में देख सकते हैं नोट में क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आज का ये पेपर पूरा आप देख लेते हैं तो आपका 100 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है, क्योंकि इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कैसे आपका बोर्ड एग्जाम में इतिहास का प्रश्न आएगा, कैसे आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो सबसे पहले हम 10 बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ में शुरुआत करेंगे इसका आंसर के साथ में। यहाँ पर देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है, ये देखिए सबसे पहला प्रश्न है और एक प्रश्न का आपको एक आंसर दिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो से उत्खनन आरंभ हुआ था। किस सन में मोहनजोदड़ो से जो उत्खनन है ये आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपका ए आपका 1920 में, या बी 1925 में, सी 1930 में, या डी 1928 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका टेस्ट भी आप दे सकते हैं। अभी तक आपने जो भी इतिहास में तैयार किया हुआ है तो इसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं यदि आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। तो पहले का आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, लेकिन इसको हमने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर 1922 दिखा रहा था, यहाँ पर 1925 दिखा रहा था जो कि बुक के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर क्या दिखा रहा था? वहाँ पर दिखा रहा था आपका 1922। समझ में आ गया? तो पहले का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, ये देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था? जो मेगास्थनीज है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था, कवि था, चिकित्सक था, या नाविक था, या इतिहासकार था। तो यानी आपके दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी के, वो एक इतिहासकार था। यहाँ पर देखिए एक एक प्रश्न इस वीडियो के बताए गए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न देखिए, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, यानी किसका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से उपदेश देता है? ये आपका भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का, या देवी भागवत का। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को मिनिमम, यानी मिनिमम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पता ही पता होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका सी हो जाएगा, महाभारत। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, 5 पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। तो जो भगवत गीता सबसे बड़ा उपदेशात्मक अंश है वो महाभारत का है। उसके बाद में देखिए चौथा, इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है, देखिए जो बुक में दिया हुआ इसका आंसर वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ और इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। एक एक प्रश्न को आप ढूंढेंगे, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? बुद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? ए रामानंद, महावीर, महात्मा गांधी, या गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म का जो प्रचारक था वो गौतम बुद्ध जी स्वयं थे। यह प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इब्न बतूता भारत कब पहुंचा, ये 1 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इब्न बतूता भारत कब पहुंचा। तो यहाँ पर देखिए जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से चारों ऑप्शंस में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस ही गलत हैं। इनमें से जो इब्न बतूता भारत पहुंचा था वो 1333 ईस्वी में पहुंचा था, यानी आंसर सी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सारा 1931-32 आ चुका है। 1333 ईस्वी में, डेट आप याद रखिएगा, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, जो कि बुक के हिसाब से राइट आंसर है। चैप्टर 5 में आपका दिया हुआ है, जो कि नाम है चैप्टर 5 का यात्रियों की नजरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इतिहास का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
तैयार कर लीजिएगा। और ये कंप्यूटर में गड़बड़ हो गया था, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, अलवार संत किसके भक्त थे। 6 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि अलवार संत किसके भक्त थे, तो इसका हमने आंसर काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर जान लीजिए। विष्णु यानी किसके भक्त थे, विष्णु भगवान के थे। तो इनमें से जो नारायण जिसको हम कहते हैं अलवार संत विष्णु भगवान के भक्त थे। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए 7वां प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। श्री कलाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में या भद्राचलम में। तो यहाँ पर जो सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। इनमें से क्या है, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। 5वां देखिए, यहाँ पर देखिए सॉरी आपका कितना हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, बाबरनामा के रचयिता कौन है। बाबरनामा के रचयिता कौन है, तो इनमें से 8वें का आपका ए हो जाएगा, बाबर हो जाएंगे, क्योंकि बाबरनामा के रचयिता यही है। 9 नंबर देखिए, 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। तो जो 5वीं रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई थी वो आपका 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। यानी इनमें से राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 1813 ईस्वी में से। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहता है। तो 9 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1813 ईस्वी। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा विनायक। यहाँ पर देखिए वीडी सावरकर हो जाएगा, जिसका पूर्ण नाम होता है विनायक दामोदर सावरकर। तो इनमें से आपका 10 का सही विकल्प हो जाएगा। और हमने 10 क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न को बता दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो कि इतिहास में आपका 2 नंबर का पूछा आता है। ये देख सकते हैं इतिहास में आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। जो सैंधव सभ्यता है इसके नगर योजना पर आपको प्रकाश डालना है। 2 नंबर का प्रश्न है। आंसर देखिए, आंसर के साथ में हम बात करेंगे। उत्तर है, सैंधव सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। इस सभ्यता के दौरान शहरों में 2 भागों दुर्ग ब्रैकेट में देखिए शासक वर्ग द्वारा अधिकृत और निचले शहर आम लोगों का निवास स्थान में विभाजित किया गया था। इस सभ्यता में नगर योजना, यहाँ पर देखिए इस सभ्यता में जो है नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियां का जाल भी योजनाबद्ध तरीकों से बनाया गया था। तो जो आपका पहला प्रश्न था कि सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए, 2 नंबर का प्रश्न था, इसको हमने बता दिया है। इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, ये देखिए 12 नंबर प्रश्न है आपका। 5 प्रश्न पूछा आएगा इतिहास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए, 12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले मैं बता दूं, प्रभावती गुप्त कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था। ये 2 नंबर का प्रश्न है। आंसर है, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक, यहाँ पर देखिए वाकाटक नरेश रुद्र, यहाँ पर देखिए रुद्र दमन द्वितीय के साथ हुआ था। उसने अपने अभिलेख में ग्राम कुटुंबिनों यानी गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश दिया था। तो ये प्रभावती गुप्त थी। उनके विवाह किसके साथ हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, महाभारत की कथा वस्तु के बारे में बताइए। 13 नंबर आपका प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, महाभारत की कथा वस्तु की कुटुंब के 2 परिवारों की कहानी है, जिसमें दोनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, यहाँ पर देखिए 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष तक चली, यानी 1000 वर्ष तक होती रही। किनके बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में। भैया फ़र्क क्या था कि दोनों भैया एक प्रकार से दुश्मन थे। कौरव यानी जो पांडवे थे श्री कृष्ण की ओर थे, कौरव से कर्ण था, जो कि दोनों ही धुरंधर भैया लड़ाई हो रही थी। और इसी का एक प्रकार से दोनों परिवारों के बीच में एक प्रकार से युद्ध हुआ और एक प्रकार से विनाश हो गया कौरवों का। तो इसमें से यही महाभारत का पूरा एक प्रकार से कथा वस्तु है। छोटा संक्षेप में दिया हुआ, इसका आंसर आप इतना प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न,
14 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देखिए कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न के समायक दर्शन, समायक ज्ञान तथा समायक आचरण, सत्य में विश्वास को ही समायक दर्शन कहा गया है। शत्रुण पर क्या है, शंख वाहिनी, यहाँ पर देखिए शंका विहीन विहीन एवं वास्तविक ज्ञान क्या समयक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभावक समयक आचरण है। तो जो हमारा 14 नंबर प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, फ्रांसवा बर्नियर, ये आपका 15 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर का संक्षिप्त परिचय दीजिए, भारत में वो कितने समय तक रहा। फ्रांसवा जो बर्नियर है इसका आपको संक्षिप्त में परिचय देना है, भारत में वो कितने समय तक रहा इसके बारे में बताना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। आंसर देखिए उत्तर के साथ में हम बताएंगे। उत्तर क्या है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वो 1656 से 1968 तक 1656 से 1968 तक भारत में 12 वर्ष, यहाँ पर देखिए भारत में 12 क्या है 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार से नज़दीकी रूप, मुगल दरबार से क्या है यहाँ पर देखिए मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट, यहाँ पर देखिए कुछ आपको गलत नज़र आ रहा होगा, गलत नज़र आ रहा है तो इसका राइट आंसर हमें बताइएगा। इनमें से या फ्रांस जो बर्नियर से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है इसमें थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका हम रिसर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए भारत में 12 वर्ष तक रहा, मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ की श्रेष्ठ, यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में, और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर क्या है, यहाँ पर देखिए अर्मेनियाई और अमीर दानिशमंद खान के साथ एक क्या है बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। ये फ्रांस बर्नियर का संक्षिप्त परिचय है। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लघु, क्या आ जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, क्योंकि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होता है। किसका, इतिहास में। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है 16 नंबर प्रश्न, ये देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो महाजनपद है इसकी आपको क्या प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ये आपका कितना 5 नंबर का प्रश्न है। इसका शब्द सीमा वही 50 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। उत्तर के साथ में हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे देना है। ये देखिए उत्तर देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन ग्रंथों में उपलब्ध महाजनपदों के नामों की सूची एक जैसी नहीं है, किंतु वज्ज, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और आवंत जैसे महत्वपूर्ण महाजनपदों का उल्लेख सभी ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पर देखिए महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षण क्या है, निम्नवत है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए इन 16 महाजनपदों में कुछ गढ़ राज्य थे और कुछ क्या है राजतंत्र। वज्ज, कुरु, मल्ल क्या है सूरसेन आदि गढ़ राज्य और मगध, वत्स, आवंत तथा कौशल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। दूसरा है गढ़ राज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। गढ़ राज्यों में, यहाँ पर देखिए गढ़ राज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे और राजतंत्र में वंश कर्मानुगत, यहाँ पर देखिए वंश कर्मानुगत राजा राज्य करते थे। कुछ गढ़ राज्य अनेक राज्यों के साथ, यहाँ पर देखिए कुछ गढ़ राज्य अनेक राज्यों के संग थे। उदाहरण के रूप में समझिए, उदाहरण के रूप में कि वज्ज गढ़ राज्य 8 राज्यों का एक क्या है संघ था। तो महाजनपदों की जो प्रमुख विशेषताएं थी इस तरह से थी। इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए महाभारत के बारे में आपका छोटा सा पूछा गया था तो हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर पूरा डिटेल में पूछा गया है कि महाभारत पर आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। आंसर के साथ में हम आपको बताएंगे। वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा जो आपको पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे। ये 2024 6 मार्च का एक वायरल पेपर है, तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक क्या है, गतिशील ग्रंथ है। इसकी कहानी एक ही क्या है, कुटुंब के 2 परिवारों की कहानी है।
एक ही कुटुंब के दो परिवारों की कहानी है। ये बांधवों के दो दलों गौरव एवं पांडवों के बीच भूमि एवं सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। भूमि और क्या है, सत्ता यानी राजपाट को लेने का क्या है, संघर्ष करती है। दोनों ही दल कुरुवंश, यहाँ पर देखिए कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। ये पांडवों की न्यायप्रियता और गौरवों की दृष्टता की कहानी थी। ये संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुए जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके पश्चात पितवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितवंशिता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और क्या सुदृढ़ किया। पितवंशिता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर यानी राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पे भी अधिकार जमा सकते थे। तो यहाँ महाभारत का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। वीडियो को रोककर आराम से आप समझ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 18 नंबर, मनसबदारी क्या है, मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखी। 5 नंबर का प्रश्न ये देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए थोड़ा बड़े में आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर इतने में ही देना है। मनस्ब क्या है, मनस्ब का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ स्थान और पद पर होता है। अकबर ने अपने सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों का पद या स्तर निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति मनस्बदारी व्यवस्था चलाई थी। अकबर ने 1571 ईस्वी में मीर बख्शी, यहाँ पर देखिए मीर बख्शी यहाँ पर देखिए शाहनवाज खां की सहायता से इस प्रथा को लागू किया था। अकबर द्वारा स्थापित मुगल सार्वजनिक सेवा निश्चित रूप से सैनिक प्रवृत्ति की थी और ईरान की प्रणाली पर आधारित थी। हर अधिकारी मनस्बदारी होता था एवं सैद्धांतिक रूप से इस राज्य की सेवा के लिए कुछ सैनिक देने पड़ते थे। सन 1573 से 74 ईस्वी में मनस्बदारों की 33 श्रेणियां बनाई गई। सबसे बड़ा मनस्बदार 10,000 का था और छोटे से छोटा 10 का। अकबर के शासन के मध्य तक सामान्य जो व्यक्ति है पंचहजारी मनस्ब बन सकता था और इससे ऊंचे पद शाही वंश के सदस्यों के लिए सुरक्षित थे। तो ये हमारा जो प्रश्न था पूरा हमने बता दिया है। जो पूछा गया था कि मनस्बदारी प्रथा क्या थी, इसका आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की ईस्वी की यानी 1857 की क्रांति की असफलता यानी जो असफलता के कारणों के पर आपको प्रकाश डालना है। 5 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए क्या है। उत्तर है कि 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित यानी कुछ इस प्रकार से कारण बताए गए हैं पॉइंट के थ्रू। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति की योजना नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी अजमुल्ला तभी रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 के दिन समूचे भारत में एक सात क्रांति शुरू करनी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए लेकिन ची वाले करतूतों से उत्पन्न आक्रोश ने सारी योजना छिन्न भिन्न कर दी। 31 मई से पूर्व ही अधूरी तैयारी में 9 से 10 यहाँ पर देखिए 9 से 10 मई ही क्रांति प्रारंभ हो गई। समझ में आ गया, यानी अधूरी तैयारी से क्रांति असफलता थी, यानी इसके सफलता का कारण पहला है। दूसरा देखिए क्या कारण है, यहाँ पर देखिए दिल्ली में लक्ष्यविहीन स्थित का होना। देश भर के क्रांतिकारी सैनिक क्रांति के दौरान अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर वे लयविहीन हो गए तथा वहां उनकी एकता भी खंडित हो गई। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए और है तीसरा है साधनों की अपर्याप्तता, यानी साधनों की अपर्याप्तता। क्रांतिकारियों के पास हथियार सीमित थे तथा वे पुराने थे। सीमित थे, वे पुराने थे। उनके पास आवागमन व संचार संवाद के साधन नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास यातायात व संचार रेल व सड़क की तीव्र साधन। यानी एक प्रकार से कहने का अर्थ है कि एक जगह से दूसरे जाने के लिए एक प्रकार से वाहन की आवश्यकता होती है। संचार यानी एक प्रकार से बात करने के लिए, हाँ यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंचाने का, दूसरी जगह का इन्फॉर्मेशन अपने पास लेने का। तो ये एक प्रकार से सबसे बड़ा कारण था 1857 ईस्वी के क्रांति का, जो कि सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वीडियो को रोककर आराम से। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन
ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। 5 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण है, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। ये तभी हो सकता था जब क्या ये तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है, दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर और वर्मा म्यांमार निकल गया। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों क्या गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों को भी वही दुर्दशा होगा जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। गांधी जी का विचार था कि यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ जाए तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। जापान जो है भारत पर आक्रमण नहीं करेगा जब क्या है, अंग्रेज लोग भारत को छोड़ जाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा क्या एक प्रकार से आंदोलन का कारण था। तीसरा कारण क्या है, ये देखिए, आंदोलन का प्रारंभ करने का एक और कारण था कि हिटलर और उसके साथियों का क्या प्रोगंडा, याद देखिए हिटलर और उसके साथियों का प्रोपोगंडा बढ़ रहा था, उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बार्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में क्या है ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ऐसा महसूस किया गया कि भारत की रक्षा के लिए उत्साह पैदा किया जाए और ऐसा तभी हो सकता था ऐसा जो क्या तभी हो सकता था जब देश के एक व्यापक आंदोलन हो। चौथा है, बर्मा यानी म्यांमार छोड़ने के समय हिंदुस्तान के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनको भारत लौटते समय क्या अनगिनत कष्ट सहने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजों के अंग्रेजों के यहाँ पर विरुद्ध बहुत रोष उत्पन्न हो गया। इस वातावरण ने भी गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए क्या है विवश कर दिया। तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये इसी के ऊपर बेस्ड था। इतना ही आप लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। थोड़ा बड़े लिख रहा होगा लेकिन इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी कौन थे। जो महावीर स्वामी जी हैं ये कौन थे, इनके बारे में आपको बताना, इनकी पूरा डिटेल एक प्रकार से हिस्ट्री के बारे में पूरा बता देना है। उत्तर है महावीर स्वामी जैन धर्म, यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थ थे। यहाँ पर देखिए अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व में कुंड, यहाँ पर देखिए कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के मुखिया तथा माता तिरसला क्या लिच्छावी राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धनाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा या अरुणोज्जा, यहाँ पर देखिए नाम थोड़े पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई क्या नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन का अपनाया। 12 वर्ष, यहाँ पर देखिए 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या जुम्ब्रुक ग्राम के समीप क्या यहाँ पर देखिए रिजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता अहत पूज और नृतन ब्रेकट देखिए बंधन मुक्त कहलाए। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। इनके क्या जामा तार दामाद जमाली उनके प्रथम, यहाँ पर देखिए जमाल उनके प्रथम अनुयायी बने यानी एक प्रकार से शिष्य बने। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु निवाड़ 572 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के क्या पावापुरी में हुआ। बिहार राज्य के यहाँ पर देखिए पावापुरी में हुआ था। इनका महावीर स्वामी का मृत्यु यहाँ पर देख सकते हैं। महावीर स्वामी कौन थे, इनके पूरी जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 तो हमने बता दिया। 6 जो हमारा प्रश्न था, 6 प्रश्न जो का कौन सा था, जो हमारा प्रश्न था 6 लघु उत्तरीय, इसको भी हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए ये भी आपका 3 ही प्रश्न पूछा जाता है शायद, हाँ 3 ही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लघु उत्तरीय का, जो कि 10-10 नंबर का आपका 3 प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालना है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा तो अथवा करके आप ये वाला भी कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में आप बता दीजिए, आपको मिल जाएगा 10 नंबर। दोनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद में 23 नंबर है कि पंचायत, यहाँ पर देखिए
23 नंबर क्या है कि पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण का निगमन करते हैं विवेचना कीजिए, अथवा करके आप वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण करें। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्या है, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। मान लीजिए उस पर भी आपको नहीं आ रहा तो ये वाला बता दीजिए कि स्तूप से आप क्या समझते हैं। इस सब का आंसर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक या बुक में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आप ढूंढेंगे आपको आराम से मिल जाएगा इसका आंसर। नहीं तो हमने कुछ का आंसर हमने दे दिया है, यानी जो विस्तृत उत्तरीय में आपको प्रश्न बता रहा हूँ कुछ प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है। तो स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूपों के प्रकार तथा उनकी विभिन्न अंगों का वर्णन करना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। जो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथि है इनके संबंधित घटनाओं का आपको उल्लेख करना है। ये आपके प्रश्न दिया हुआ है, 10 प्रश्न होता है, 10 प्रश्न होता है, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। जिस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सेम इसी प्रकार से ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब जो आपका प्रश्न दिया हुआ ये देखिए, ये सब जो सारा आपका 10 प्रश्न दिया हुआ इसका आंसर मैंने एक और वीडियो में बताया था जो कि मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो था। जाकर वीडियो सर्च करेंगे, नहीं तो ये सारे प्रश्न सर्च करेंगे यूट्यूब पर, बाई शिवम स्टडी नॉलेज आपका हमारा चैनल लिख देंगे। क्या है, बाई लिखकर आप हमारे चैनल का नाम लिखेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आपके जो क्वेश्चन बैंक होगा इसके पीछे ये दिया होता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही क्या स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा, 1 नंबर कॉपी में लिखने के लिए, 1 नंबर जब आप मानचित्र में दर्शाएंगे तब दिया जाएगा। मानचित्र बोर्ड एग्जाम में कैसे दर्शाना है इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि इतिहास की संबंधित जानकारी ऐसे आपको देना है, प्रश्नों का उत्तर ऐसे आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो हमने क्या उसमें भी बताया था, यहाँ पर मैं दिखा दूँ थोड़ा आपको। जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये देखिए, ये देखिए कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का। तो पहले का आंसर यही हो जाएगा, वैशाली आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहां बंदरगाह स्थित है, तो वो आपका लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, राइट आंसर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि वह स्थान जहां कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली, तो वो आपका मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो कि क्या, जो कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली वो आपका मथुरा में मिली थी। तो तीसरे प्रश्न का भी राइट आंसर हमने बता दिया है। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, राष्ट्रगान जो जनगण मन गाया गया था वो आपको स्थान बताना है। तो वो आपका कलकत्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो चुका है, कोलकाता हो जाएगा वह स्थान जहां राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। तो डेट आप याद रखिए, नाम आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, वह स्थान जहां से गांधी जी नाम क्या, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया या गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में स्थित है। डेट याद रखिएगा, साबरमती आश्रम गुजरात में ही आपका स्थित है। समझ में आ गया। तो ये जो 5 प्रश्न था हमने इस पांचों प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैप में कैसे भरना है, इतिहास के सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है हमने बता रखा हूँ। और देखिए जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के पीछे वाले साइड में जो 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं उसमें भी आपका प्रश्न दिया होता है और आपके क्वेश्चन बैंक में एक प्रकार से स्थान दिया होता है कि कैसे दर्शाना है बोर्ड एग्जाम में। वैसे हमने वीडियो बना रखा है हिस्ट्री पर कि कैसे आपको मानचित्र से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देना है, कैसे दर्शाना है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिखकर आप हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बता दिया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया है और हिस्ट्री का मॉडल पेपर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ये देख सकते हैं।
पूरा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है और इसके बताए गए एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरे मॉडल पेपर को हमने बता दिया और इस मॉडल पेपर को आपको चाहिए होगा तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्या है, वीडियो अपलोड करने के बाद में सीधा मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।